दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कोर्ट के दो ऐसे फैसले के बारे में बात करेंगे कि वैसे शुरू में तो लगेगा कि दोनों फैसले अलग हैं, लेकिन जब हम लोग उन फैसलों को एनालाइज करेंगे तो ये बात पता चलेगा कि दोनों का दोनों फैसले का संबंध एक दूसरे से अच्छे से है। और यही नहीं, जब हम उस फैसले को और एनालिसिस में लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि वो दोनों को दोनों फैसले का संबंध डायरेक्ट हमसे है, आपसे, और कहीं ना कहीं इसका दूरगामी असर हम पर आप पर पड़ता ही पड़ता है। अगर हम लोग फैसले की बात करें तो सबसे पहला फैसला है ये कोर्ट का कि जब तमिलनाडु राज्य का जो विधानसभा के जो मंत्रिमंडल या विधायकों द्वारा जो विधेयक पास किया गया उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई विधेयक किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पास किया जाता है तो राज्यपाल के पास अगर साइन करने के लिए आए तो राज्यपाल या तो उस पर साइन करेगा और नहीं तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। यहाँ तक तो ठीक है। और उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 में ये बात का वर्णन है कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ये विधेयक को एक बार राष्ट्रपति से दिखा लेना चाहिए तो उसके लिए वो रोक भी सकता है। अब इसमें होता जनरली क्या है ना कि वो विधेयक को जनरली अगर केंद्र में अलग सरकार रहे और राज्यों में अलग सरकार रहे तो राज्यपाल तो केंद्र का एक एजेंट होता है और केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त होता है। तो राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र के द्वारा नियुक्त है तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों राज्यों की सरकार अलग अलग रहेगी तो जनरली विधेयक को राज्यपाल अनुच्छेद 201 का उपयोग करके बहुत लंबे समय तक रोक लेता है या मान चलो कि अनिश्चित काल तक रोक लेता है। इसको हम लोग पॉकेट वीटो राज्यपाल का कहते हैं। और पॉकेट वीटो को राज्यपाल यूज नहीं करते, राष्ट्रपति पहले यूज कर चुके हैं। 1986 में राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्टल के मामले में अपने पॉकेट वीटो का यूज किया था। अब इसमें क्या हुआ कि तमिलनाडु राज्य के जो विधेयक है उसमें से 10 ऐसे विधेयक थे जिनको पॉकेट वीटो के नाम पर वहां पर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के द्वारा रोक लिया गया। अब इसके लिए तमिलनाडु की जो सरकार है MK स्टालिन के नेतृत्व में चल गई कहां? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये बात देखा साफ साफ शब्दों में कहा कि कोई भी विधेयक को राज्यपाल इस तरीके से नहीं रोक सकते और कोई पॉकेट वीटो जैसी कोई चीज होती नहीं है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है, इसलिए नहीं चलेगा। और राज्यपाल को किसी भी तरीके से ज्यादा 1 महीने के अंदर सभी विधेयकों के बारे में फैसला लेने के लिए कह दिया। अब हो गया यहां तक। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लेकर भी एक फैसला सुना दिया कि राष्ट्रपति भी अगर अनुच्छेद 201 के हिसाब से अगर राज्यपाल अगर आपके समक्ष आपके विचारार्थ अगर कोई विधेयक लेके आते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर उसका फैसला दे देना है। मतलब देखिए यहां पर सब चीज का समय सीमा तय हो गया, अब देरी नहीं चलेगी। साफ साफ कहा कि राज्यपाल 1 महीने हायर और राष्ट्रपति हायर 3 महीने कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया, ये अपेक्षा की राज्यों से कि उस वक्त अगर विधेयक के दौरान अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति आपसे कुछ सवाल तो करते हैं तो उसका तुरंत जवाब दे और सटीक जवाब दे। ये हो गया पहला फैसला। अब इसको नोट करके रखिएगा। अब दूसरे फैसले में जा रहा हूं, फिर हम लोग इस दोनों फैसलों को एक साथ क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब दूसरा फैसला है मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट में अनुकंपा नियुक्ति के लिए मतलब गए कि राज्य सरकार क्या कर रही थी कि अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए जो भी मतलब व्यक्ति था जो चाह रहा था लाभ, उसको एक बार पूरा प्रोसीजर कर लिया तमिलनाडु राज्य सरकार। अब उसके बाद में जब सारा प्रोसीजर हो गया तो फिर से उन अधिकारियों के द्वारा बोला कि फिर से प्रोसीजर करो, तो वो जो लाभार्थी है वो सीधे मद्रास हाई कोर्ट चला गया। अब मद्रास हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला कि बार बार प्रोसीजर का क्या चक्कर लगा रखे हो आप लोग यार, बार बार अगर आप प्रोसीजर अपनाओगे तो उससे क्या होगा कि अधिकारियों को उसमें घूस लेने की संभावना बन जाएगी। और राज्य सरकार को यह स्पष्ट आदेश देते हुए कि उनको तुरंत अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। और उसके बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने एक कमेंट किया कि जो करप्शन है मतलब भ्रष्टाचार ना एकदम राज्यों में सरकारों में एकदम रग रग तक उतर चुकी है और अब हम भी इसको लेकर बहुत ज्यादा विवश हैं। अब हम लोग आते हैं इन दोनों फैसला का एनालिसिस पर, दोनों फैसला का रिलेशन क्या है। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने जब तमिलनाडु जो सरकार वर्सेस वहां के राज्यपाल RN रवि, इन दोनों के बीच के फैसले देते वक्त उन्होंने ये बात कहा कि हर चीज का समय सीमा होना चाहिए, इतना देरी क्यों करते हो भाई। और उसके बाद में राज्यपाल के लिए 1 महीना और राष्ट्रपति के लिए 3 महीना नियुक्त कर दिया। ये पहला चीज हो गया। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हर चीज का समय होना चाहिए, हर चीज का समय कीमती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायालय को लेकर कभी कमेंट नहीं करते दिखा है जो उसके पास 5 साल 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल नहीं, 50 साल नहीं, 73 साल पुराने
मामले लंबित हैं। दोस्तों पूरे देश के मुकदमे का जो ऑनलाइन जो रिकॉर्ड रखना जो ग्रिड है, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड एनजेडीजी, इसके अनुसार हमारे देश में 1353 ऐसे मामले हैं जो 50 साल से ज़्यादा समय से लंबित है। और यही नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा मामले पश्चिम बंगाल से हैं जो 438 मामले हैं जो 50 साल से ज़्यादा ऊपर के हैं, और सबसे कम मामले मध्य प्रदेश के हैं जो 3 ऐसे मामले जो 50 साल से ऊपर के हैं। और इसमें से एक दीवानी मामला, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो 73 साल पुराना है। तो सुप्रीम कोर्ट रहे या हाई कोर्ट रहे, लेट लतीफ़ी को लेकर चिंतित दिखता है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी लेट लतीफ़ी का बात क्यों नहीं करता। अब यहां पर हो गया। अब हम लोग फिर से आते हैं वो मद्रास हाई कोर्ट का फैसले का, जो अनुकंपा नियुक्ति के समय मद्रास हाई कोर्ट ने कमेंट किया था कि हमारे राज्य में ना कण कण में भ्रष्टाचार आ चुके हैं। अब देखिए भ्रष्टाचार कैसे आते हैं। अब देखिए भ्रष्टाचार और देरी का कैसा संबंध है। जैसे मान लीजिए कि अभी कई कई ऐसे मामले भ्रष्टाचार का भी आते हैं जिसको फैसला देने में कोर्ट को 25 साल 30 साल लग जाते हैं। 15 16 17 साल आम बात है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऑफिसर भ्रष्टाचार करता है, उसकी उम्र 55 साल है और उसको पता है भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड आने में 35 साल 40 साल 45 साल लग जाते हैं। अब वो भ्रष्टाचार करने से क्यों चूकेगा। जब सामने वाले को बात पता हो ना कि फैसला 1 साल के अंदर हो जाएगा, 6 महीने में कोई डेडलाइन हो, तब तो भ्रष्टाचार करने से डरेगा, फैसला तुरंत आ जाएगा, फंस जाएंगे। तो कोर्ट की जो देरी है उससे भी भ्रष्टाचार पनपता है। और केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, कोर्ट की देरी की वजह से क्राइम भी पनपता है। कैसे बता रहा हूं, देखिए जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जिसका जमीन बी हड़प लिया, और बी जब हड़पा है तो बी कानून का उस चीज का फायदा उठाएगा जब उसको पता चल गया कि 73 साल लग जाते हैं फैसला आने में, और 50 साल से ऊपर तो हजारों में ऐसे फैसले हैं। तो अब क्या करेगा, उसको पता है कि हड़प लेते हैं। अब हड़पने के बाद क्या होगा कि उसको पता है कि सबसे पहले तो निचली अदालत में जाएगा, उसमें कई दिन वो फाइल होने में लगेगा, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेगा, फिर साल 2 साल कई साल लग जाएंगे निचली अदालत में, उसके बाद उसका फैसला आएगा तो हम हाई कोर्ट चल जाएंगे, हाई कोर्ट में भी कम से कम 5 साल 10 साल लग जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में और भीड़ रहता है। तो करते करते वो कम से कम 30 35 40 साल खींच जाएगा, तब तक तो काम अपना हो जाएगा ना। अगर मान लो उसके बाद में अगर फैसला भी एक के पक्ष में आ गया तो 40 साल तक उसके जमीन पर तो कोई और कब्जा करके रखा ना भाई। तो ए इस तरीके से ए को भी पता है बार बार चक्कर काटेगा जब नहीं होगा, और ए बेचारा मजबूरी में, उसका जमीन गया, उसे खून पसीने की कमाई गई है, वो बेचारा गुस्से में कुछ भी लड़ाई झगड़ा कर सकता है और इससे लोगों की जाने तक जाती है। तो कहीं ना कहीं न्याय की जो देरी है वो भ्रष्टाचार को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। न्याय को देरी, खास करके दीवानी मुकदमे की न्याय की देरी पर क्राइम को भी बहुत बढ़ाता है। करप्शन नहीं, क्राइम को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। क्यों? देखिए दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, अगर आपको कोई भी मुकदमा रहे, अगर उसमें देरी होगा तो उसका भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो मतलब अगर मान लीजिए कोई मुकदमे का फैसला आने में देरी होगा तो भ्रष्टाचार को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। और अगर सिविल मुकदमा के अगर परिणाम आने में अगर देरी होगा तो वो क्राइम और अपराध को भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर संपत्ति के जो अब कोर्ट में लोग इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसमें तो इतना साल लग जाए, कैसे करेंगे। तो कोर्ट का ये देरी कहीं ना कहीं क्राइम को भी बढ़ाता है। और मैं ये बात दावे के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर कोर्ट कचहरी सभी समय को एक समय सीमा बांध दे और निश्चित समय पर फैसला देना शुरू कर जाए ना, तो क्राइम, बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं, क्राइम 50% से कम अपने आप हो जाएगा और भ्रष्टाचार तो लगभग 10% से नीचे गिर जाएगा। लेकिन किसी को सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जो इस चीज को अच्छे से समझते हैं वो बात समझ सकते हैं कि मैं बात बोल क्यों रहा हूं। अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि अभी हमारे देश में लंबित मामले कौन कौन से हैं। कम से कम 4 मामले ऐसे देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा पुराने लंबित मामले हैं। दोस्तों, अभी तक का देश में सबसे लंबे समय में मुकदमे का फैसला आने में सबसे पुराना मामला देखा जाए तो जबेंद्र नारायण चौधरी वर्सेस आशुतोष चौधरी का है। यहां पर ये मुकदमा है 4 अप्रैल 1952 को दर्ज किया गया था और इसका फैसला अभी आया है मार्च 2025 में, मतलब लगभग 73 साल बाद ये फैसला आया है। और अब इतने समय में गवाह वगैरह सब कौन जीवित होंगे इसका अंदाजा लगाना कोई बड़ा काम नहीं है। अब हम लोग अगर दीवानी मुकदमे की बात करेंगे तो वो है लीला दास बनाम फटिक चंद घोषाल। ये जो टाइटल सूट है ये 1954 में दाखिल किया गया था। और दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूं,
इसमें वादी और परिवादी दोनों मर चुके हैं और अब उनके वंशज केस को आगे लड़ रहे हैं और अभी तक ये केस चल ही रहा है। और अगला अगर पुराना मुकदमा की बात की जाए तो एक है मुकदमा बीबी बनाम हुसैन। ये मुकदमा भी 1956 में दायर किया गया था और इसके वादी परिवादी दोनों मर चुके हैं और अभी भी ये चल रहा है और उनके वंशज इस केस को लड़ रहे हैं। और अगर अगला पुराना मुकदमा की बात करेंगे तो वो मुकदमा है विनय भूषण बनाम सुबीर कुमार। ये जो मुकदमा है वो शुरुआत इसका हुआ था 1956 में और अभी तक ये मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों ये मैं वीडियो के थ्रू ये कहना चाहता हूं कि जो कोर्ट के जो फैसले आते हैं और कोर्ट जो लेट लतीफी की बात करती है, वो कोर्ट अगर स्वयं में भी अगर लेट लतीफी पर ध्यान दे तो इस तरीके के बहुत सारे भ्रष्टाचार और क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होंगे। मतलब जो मैं पहला केस आपको बताया था कि कोर्ट जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपने फैसले में समय निर्धारित करवा दिया था, वो अपना समय भी निर्धारित करे। और मद्रास हाई कोर्ट जो ये बात बोला था कि पूरे के पूरे जो राज्य में पूरे सरकार में करप्शन घुस चुका है और हम विवश हैं, तो कोर्ट अगर सही तरीके पर फैसला दे तो करप्शन भी नहीं होगा। मतलब ये दोनों रिलेशन एक ही चीज से फंसे हैं, वो है तारीख पे तारीख से। और अगर तारीख पे तारीख अगर ऐसी बढ़ते चल गया तो इस कोर्ट कचहरी में हम आम जन की जिंदगी पूरी तरीके से धराशायी होते रहती है और हमारे देश के आम जनता की बेशकीमती समय जो कोई प्रोडक्टिव काम में लगना चाहिए था वो सब के सब बर्बाद होते रहता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरा जो इस वीडियो का सार है वो समझ गए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।